मोंटेसरी स्कूल के गेट से बस धीरे धीरे बाहर निकली। पहियों की गड़गड़ाहट और बच्चों का शोर सड़क पर गूंज रहा था। बस की आखिरी सीट पर रोहन और सूरज बैठे थे। सूरज ने अपना बैग खोला और चिप्स का पैकेट रोहन की तरफ बढ़ाया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर सिर हिलाया। बस पहाड़ों की घुमावत सड़कों पर आगे बढ़ती रही। 3 घंटे बाद बस एक पुराने होटल के सामने जाकर रुकी। होटल की इमारत पत्थर और लकड़ी से बनी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। ठंडी हवा के झोंके खिड़कियों से टकराकर अंदर आ रहे थे। रोहन ने अपनी जैकेट की चेन ऊपर तक खींची और खिड़की के बाहर देखा। सामने घना जंगल था। शिक्षिका ने बच्चों को कमरों की चाबियां थमाई। रोहन ने होटल के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर खोला। अंदर की हवा में धूल और पुरानी लकड़ी की गंध थी। उसने एक गहरी सांस ली और कमरे के अंदर कदम रखा। रात का भोजन समाप्त हुआ। सभी बच्चे होटल के लॉन में अलाव के चारों ओर जमा हो गए। सूखी लकड़ियां आग में चटक रही थीं और उनकी लपटें अंधेरे में अजीब आकृतियां बना रही थीं। विजय अलाव के सबसे करीब बैठा था। उसने अपनी टॉर्च उठाई और उसे अपनी ठुड्डी के नीचे रखकर जलाया। रोशनी ने उसके चेहरे को विकृत कर दिया। उसने चारों ओर देखा और अपनी आवाज को धीमा कर लिया। विजय ने कहना शुरू किया, पता है, जिस कमरे में तुम लोग सोओगे, वहां सालों पहले कुछ हुआ था। उस रात होटल की दीवारों से चीखें सुनाई दी थीं। उसने एक लंबा विराम लिया। आग की लपटें अचानक फड़फड़ाईं। रोहन ने अपने पास बैठे सूरज का हाथ कसकर पकड़ लिया। विजय ने फिर से बोलना शुरू किया। किसी ने नहीं देखा कि वे चीखें कहां से आ रही थीं, लेकिन अगले दिन वह कमरा खाली मिला। रोहन ने गर्दन घुमाकर पीछे के घने अंधेरे को देखा। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। विजय की कहानी के बीच अलाव की रोशनी अचानक कम हो गई। आग की लपटें बुझने की कगार पर थीं। रोहन की नजरें अलाव के पीछे के घने पेड़ों पर टिकी थीं। तभी पेड़ों की ओट में कुछ हलचल हुई। एक धुंधली आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। वह एक लड़की थी। उसके बाल पूरी तरह उलझे हुए थे और चेहरे पर मिट्टी की परत जमी थी। वह बिना किसी आवाज के एक पेड़ के पीछे से दूसरे पेड़ की ओर बढ़ रही थी। सीमा ने अपनी गर्दन घुमाई और उस आकृति को देख लिया। उसकी आंखें फैल गईं। उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया ताकि वह चिल्ला न पड़े। आकृति ने अपना सिर धीरे से सीमा की दिशा में मोड़ा। सीमा का शरीर पत्थर जैसा जम गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और एक झटके में पीछे मुड़ी। वह बिना पीछे देखे लॉन की घास को रौंदते हुए होटल के मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। उसके पैरों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। वह होटल के गलियारे में दाखिल हुई और अपने कमरे की ओर भागने लगी। उसने पीछे मुड़कर दरवाजा बंद किया और अपनी पीठ दरवाजे से टिका दी। कुछ मिनटों बाद श्रुति गलियारे से गुजरी। वह सीमा के कमरे के सामने रुकी। उसने दरवाजे पर 3 बार जोर से दस्तक दी। सीमा, दरवाजा खोलो, उसने पुकारा। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, केवल लकड़ी के दरवाजे की गूंज सुनाई दी। श्रुति ने कान लगाकर अंदर सुनने की कोशिश की। सन्नाटा था। उसने फिर से दस्तक दी, इस बार और तेज। सीमा, क्या तुम अंदर हो? कोई जवाब नहीं मिला। श्रुति ने घबराकर शिक्षिका को बुलाया। शिक्षिका गलियारे में आई। उनके हाथ में टॉर्च थी। उन्होंने होटल के कर्मचारी को बुलाया। कर्मचारी ने अपनी जेब से मास्टर की निकाली और ताले में घुमाई। एक भारी क्लिक की आवाज हुई। दरवाजा धीरे से खुला। कमरा पूरी तरह खाली था। खिड़की के पल्ले जोर जोर से हवा के झोंकों से टकरा रहे थे। बाहर की ठंडी हवा सीधे कमरे के अंदर आ रही थी और पर्दों को फड़फड़ा रही थी। कमरे के अंदर कोई नहीं था। शिक्षिका ने टॉर्च की रोशनी पूरे कमरे में घुमाई। फर्श पर धूल का एक निशान था जो खिड़की की तरफ जा रहा था। शिक्षिका की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने तुरंत बाकी बच्चों को इकट्ठा करने का इशारा किया। शिक्षिका ने तुरंत टॉर्च उठाई। सब मेरे पीछे आओ, उन्होंने चिल्लाकर निर्देश दिया। बच्चे घबराए हुए थे, लेकिन वे एक साथ होटल के मुख्य द्वार से बाहर निकले। टॉर्च की रोशनी अंधेरे जंगल की ओर दौड़ रही थी। पेड़ों की शाखाएं रोशनी में डरावनी परछाइयां बना रही थीं। रोहन और सूरज सबसे आगे थे। वे जंगल के किनारे तक पहुंचे। तभी घनी धुंध के बीच से एक आकृति लड़खड़ाती हुई बाहर आई। वह सीमा थी। वह जमीन पर गिरते गिरते बची। उसके चेहरे पर मिट्टी लगी थी और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। शिक्षिका दौड़कर उसके पास पहुंची
और उसे सहारा दिया। सीमा का पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसने अपनी उंगलियों से जंगल की गहराई की ओर इशारा किया। वह वहीं थी। सीमा की आवाज में चीख और डर का मिश्रण था। उसने कांपते हुए बताया, खिड़की पर वह लड़की खड़ी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जबरदस्ती जंगल की ओर खींच लिया। वह बहुत ठंडी थी। सीमा की आंखें फटी हुई थी। सीमा ने गहरी सांस ली और अपनी उंगली से होटल के पीछे के घने पेड़ों की ओर इशारा किया। वह लड़की मुझे वहां ले गई थी, उसने कांपते हुए कहा। उसने मुझे बताया कि प्रकाश वेटर ने उसके साथ क्या किया था। वह उसी की शिकार थी। शिक्षिका और वहां मौजूद अन्य लोग स्तब्ध रह गए। सीमा के चेहरे पर डर की जगह अब एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने पुलिस को बुलाया। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां होटल के पास पहुंची। सीमा ने पुलिस अधिकारियों का हाथ पकड़ा और उन्हें जंगल के उस हिस्से में ले गई जहां घनी झाड़ियां थीं। वह एक पुराने बरगद के पेड़ के पास रुकी। उसने जमीन की ओर इशारा किया। यहीं, इसी जगह पर, उसने फुसफुसाते हुए कहा। पुलिस ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस स्थान पर डाली। जमीन का एक हिस्सा बाकी मिट्टी से थोड़ा अलग था। वहां की मिट्टी थोड़ी धंसी हुई थी और घास का रंग भी पीला पड़ गया था। एक पुलिस अधिकारी ने अपने जूते से उस जगह को दबाकर देखा। मिट्टी नरम थी और नीचे की ओर झुक रही थी। अधिकारी ने तुरंत अपनी टीम को खुदाई के उपकरण लाने का इशारा किया। सीमा पीछे हट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। जंगल में सन्नाटा फिर से गहरा गया। केवल दूर से आती पुलिस की रेडियो की आवाज और खुदाई के लिए तैयार होते अधिकारियों के भारी कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। पुलिस अधिकारियों ने फावड़े जमीन में गाड़े। मिट्टी के ढेर किनारे जमा होने लगे। हर बार जब फावड़ा जमीन से टकराता, एक धातु जैसी कठोर आवाज जंगल के सन्नाटे को चीर देती। बच्चे और शिक्षिकाएं कुछ दूरी पर खड़े थे। उनकी सांसें थमी हुई थीं। खुदाई जारी रही। 1 फुट, फिर 2 फुट। अचानक फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। अधिकारी ने रुककर अपने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। पहले एक सफेद हिस्सा दिखाई दिया। टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी। वह एक मानव खोपड़ी थी। भीड़ में से किसी की दबी हुई चीख सुनाई दी। पुलिस ने सावधानी से बाकी मिट्टी हटाई। जमीन की गहराई से कंकाल के अवशेष बाहर आने लगे। वे हड्डियां वर्षों से वहां दबी हुई थीं। अधिकारी ने गंभीर चेहरे के साथ वायरलेस सेट पर संदेश भेजा। एक पुराना, क्रूर अपराध अब आधिकारिक तौर पर जांच के दायरे में आ गया था। पुलिस ने घटनास्थल से मिले सबूतों के आधार पर प्रकाश की पहचान सुनिश्चित की। वह होटल का वेटर था, जो अब वहां मौजूद नहीं था। पुलिस की एक टीम तुरंत उसके गांव की ओर रवाना हुई। गांव की तंग गलियों में पुलिस की जीप रुकी। अधिकारी सीधे उस झोपड़ी की ओर बढ़े, जहां प्रकाश छिपा हुआ था। प्रकाश ने पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। हथकड़ी की खनक सन्नाटे में गूंजी। उसे थाने ले जाया गया। पूछताछ कक्ष में मेज पर रखी फाइल में उस लड़की के अवशेषों की तस्वीरें थीं। पुलिस अधिकारी ने उन तस्वीरों को प्रकाश के सामने रखा। प्रकाश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए अपने हाथ जोड़े और अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने उस लड़की को होटल के पीछे जंगल में फंसाया था। उसकी आवाज में अब कोई बहाना नहीं था। उसने सब कुछ सच सच बता दिया। पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया। वर्षों से जो राज छिपा था, वह अब पूरी तरह खुल चुका था। कानून का शिकंजा कस गया था। न्याय की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में थी। उस लड़की के साथ जो अन्याय हुआ था, उसका अपराधी अब सलाखों के पीछे था। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से निकलीं। स्कूल की बस होटल के सामने आकर रुकी। बच्चे एक एक करके बस में चढ़ने लगे। रोहन अपनी सीट पर बैठ गया और खिड़की की ओर देखा। होटल की इमारत अब सुबह की रोशनी में सामान्य लग रही थी। वह डरावनी धुंध छंट चुकी थी। बस का इंजन स्टार्ट हुआ और पहिए धीरे धीरे घूमने लगे। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। होटल के पास वाला वह पेड़, जहां पिछली रात हलचल महसूस हुई थी, अब पूरी तरह स्थिर था। हवा की सरसराहट में अब कोई चीख नहीं थी। पत्तियां शांत थीं। रोहन ने खिड़की से अपना हाथ हटाया और सीट पर पीछे की ओर झुक गया। उसके मन में अब कोई डर नहीं था। वह जानता था कि उस लड़की की आत्मा को न्याय मिल चुका है। बस सड़क पर आगे बढ़ गई। होटल धीरे धीरे नजरों से ओझल हो गया। जंगल का वह कोना
जो कल तक एक रहस्य और दर्द का केंद्र था, अब प्रकृति की शांति में विलीन हो चुका था। रोहन ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें मूंद लीं। यात्रा का अंत हो चुका था। सब कुछ शांत था।